स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो है हम पढ़ने वाले हैं सेल। ठीक है, सेल में हमने क्या पढ़ा था कि सेल में किस प्रकार से डाइवर्सिटी है। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सेल। ठीक है, तो सेल में हमने क्या देखा कि सेल, हालांकि बेसिक स्ट्रक्चर इज सेम, द ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, but the difference in their size and shapes may occur. So there is a large biodiversity in case of cell in living organism. So today we are going to now we know the types of cell किस प्रकार के हो सकती हैं, size and shape में किस प्रकार वेरिएंट हो सकते हैं। ठीक है, तो today we are going to study the structure of cell. ठीक है, अब हम सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि बायोडाइवर्सिटी है सेल के साइज एंड शेप्स में। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रकार की सेल्स हैं। मसल सेल डिफरेंट है, नर्व सेल डिफरेंट है, फैट सेल डिफरेंट है, एपिथेलियल सेल डिफरेंट है। ठीक है, जो स्किन की सेल होती है एपिथेलियल सेल कहलाती है। तो लार्ज डाइवर्सिटी है सेल्स में, फिर भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का वो एक जैसा होता है। ठीक है, मोर और लेस डिफरेंट हो सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है, और उनके फंक्शंस, लेकिन जो सेल स्ट्रक्चर है उसका बेसिक पैटर्न एक जैसा होता है। तो टुडे वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा होता है। तो जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म एंड थर्ड हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर हैं किसी भी सेल में, चाहे वो एक बैक्टीरिया की हो, चाहे वो एक प्लांट की हो, चाहे वो एक एनिमल की हो, चाहे वो एनिमल की भी डिफरेंट सेल्स हो, चाहे वो प्लांट की भी डिफरेंट सेल्स हो। ठीक है, तो इस प्रकार जो सभी सेल्स होती हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑफ दीज थ्री स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द सेकंड इज साइटोप्लाज्म एंड द थर्ड इज न्यूक्लियस। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, तो जो सेल होती है, कोई भी किसी भी प्रकार की सेल जो उसकी कवरिंग होती है, ठीक है, जो सेल को यदि हम एक सैक माने, ठीक है, या एक सेल को कंपार्टमेंट माने, तो जो उसकी पूरी आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, उसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ थिन ट्रांसपेरेंट इलास्टिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक एंड ठीक है, थिन ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इलास्टिक एंड ठीक है, इलास्टिक होती है एंड आउटर कवरिंग ऑफ सेल। ठीक है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, थिन होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है, ठीक है, इलास्टिक होती है, इलास्टिसिटी होती है उसमें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक होती है। दैट मीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप उसे, उसका जो स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं प्रॉपरली, लाइट माइक्रोस्कोप में आप उसे नहीं देख सकते प्रॉपरली। आउटर कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, ठीक है, एंड दिस सेल इज रीजेनरेटिव, रीजेनरेटिव होती है और
सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, तो ये जो मेम्ब्रेन है रीजनरेटिव होती है। रीजनरेटिव मतलब क्या, कि ये अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकती है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रीजनरेटिव होती है, इसे फिर से फॉर्म किया जा सकता है। साथ ही जब सेल डिवीजन होता है तो जो नई सेल्स होती हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, उनकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई जाती है। तो इट इज रीजनरेटिव इन नेचर, इसे रीजनरेट किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। सेमी परमेबल, सेमी परमेबल का मतलब ये है कि टोटली परमेबल नहीं होती है, सभी मटेरियल्स के लिए ये टोटली परमेबल नहीं होती है, सेमी परमेबल होती है। ठीक है, दैट मीन्स सिलेक्टिव जो है परमेबिलिटी होती है, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके थ्रू। सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, कि जिन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर का क्या मतलब है, जैसे यदि कोई सेल है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसका जो एनवायरनमेंट होगा, ठीक है, उसमें से जो मटेरियल अंदर आने चाहिए, जिसकी सेल को ज़रूरत है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आ सकते हैं, और जिन मटेरियल को बाहर जाना चाहिए वो मटेरियल ही बाहर जा सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दैट मीन्स सारे मटेरियल्स के लिए, सारे सॉल्वेंट्स के लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल नहीं होती। तो दैट इज टू बी रिमेंबर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन शोज द सिलेक्टिव परमेबिलिटी और सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देन वी विल सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्या हुआ, कि जब साइंटिस्ट ने इसके जो स्ट्रक्चर है उसे स्टडी किया तो बहुत सारी थ्योरीज दी कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट थ्योरीज पढ़ने की बजाय हम क्या पढ़ेंगे, द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। तो द मोस्ट एक्सेप्टेड वन जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है द मोस्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर जो दिया गया है वह थ्योरी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहती है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीनस होती है। लिपोप्रोटीनस मतलब कि प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई लेयर होती है। ठीक है, लिपिड मतलब कि फैट, तो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, दैट मीन्स लिपोप्रोटीनस होती है, जिसमें कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो हैं are embedded like iceberg in the sea of lipids। क्या कहने का मतलब है कि जब आप इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो ये ट्राइलैमिनर होता है। कैसे, इस प्रकार प्रोटीन की लेयर होती है, इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, और ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बाइलैमिनर जो है लेयर में, लेयर ऑफ लिपिड। बाइलैमिनर लेयर मतलब कि लिपिड की दो लेयर, ठीक है, लिपिड की दो लेयर जो है वो मिडल में रहती हैं, और उसमें आइसबर्ग की तरह, जिस प्रकार आइसबर्ग्स जो है वो सी में रहते हैं, ठीक है, उसी प्रकार ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो एम्बेडेड रहते हैं किसमें, इन द सी ऑफ लिपिड्स। यदि हम इमेजिन करें किस प्रकार आइसबर्ग्स जो है वो रहते हैं किसमें, सी में, उसी प्रकार प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड रहते हैं इन द सी ऑफ लिपिड बाई लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से कंसीडर कर सकते हैं कि किस प्रकार लिपिड और लिपोप्रोटीन जो है वो बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेड है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर होता है इसका, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एम्बेडेड लाइक अ आइसबर्ग इन द सी ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड। ठीक है,
और इस प्रकार द स्ट्रक्चर इज ट्राइलेमाइनर, ठीक है, इसको ट्राइलेमाइनर स्ट्रक्चर कहते हैं, ट्राइलेमाइनर स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू नो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन MCQs ये क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्ट एक्सेप्टेड है, देन ट्राइलेमाइनर लिपोप्रोटीनस होता है, ठीक है। तो दैट इज टू बी रिमेंबर कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये फैक्ट्स याद रखिए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि स्ट्रक्चर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का किस प्रकार होता है। अब हम समझेंगे कि फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो 3 बेसिक स्ट्रक्चर हैं, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, द साइटोप्लाज्म, द न्यूक्लियस, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स, ठीक है, जिसमें वेरिएशन हो सकते हैं इन द साइटोप्लाज्म, इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो सभी सेल्स में होते हैं, ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, plant cells and all animal cells. That means कहने का मतलब है कि all the cells they are comprises of these structure, ठीक है। जब हम साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं वेरियस। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं यहाँ पे वेरिएशन हो सकते हैं, लाइक कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूकैरियोट्स में हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं हैं, कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो प्लांट सेल में हैं लेकिन वो एनिमल सेल में नहीं है, या कुछ ऑर्गेनल्स जो हैं वो एनिमल सेल में हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं है। ये जो डिफरेंसेस है ये हम सभी सेल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद लास्ट में देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोटिक सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द सेल्स आर फॉर्म्ड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, okay। So this is the structure of plasma membrane. Now we will see the function of plasma membrane. जैसा कि मैंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, टू प्रोटेक्ट द सेल। कैसे प्रोटेक्ट करेगी, एक तो आउटर कवरिंग है सेल की, तो ऑफ कोर्स उसी सेल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेल जो है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है, दैट मीन्स सभी मटेरियल्स को वो एक्सचेंज नहीं करती, वो सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को एक्सचेंज करती है जिसकी कि सेल को ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि एक सेल को किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की। क्यों ज़रूरत है, ताकि ऑक्सीजन का उपयोग वह ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के द्वारा करके और एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी कहाँ से, एनवायरनमेंट से, ठीक है। एनवायरनमेंट से कहाँ पर, सेल के अंदर, ठीक है। वहीं जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन का उपयोग होगा और एनर्जी फॉर्म होगी, तो क्या होगा, वेस्ट मटेरियल फॉर्म होगा। वेस्ट मटेरियल क्या हो सकता है, जैसे एक्सेस ऑफ वाटर, जैसे एक्सेस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप बनी है। तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये चीजें क्या जरूरी है, ऑक्सीजन अंदर आना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना जरूरी है। तो यह जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो पाती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन मटेरियल्स के लिए परमेबल होती है, ठीक है। तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करती है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमने तीनों चीजें पढ़ ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोजीशन क्या है, किस प्रकार की उसकी क्वालिटीज हैं, थिन है, ट्रांसपेरेंट है, इलास्टिक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है और रीजनरेटिव इन सेमी परमेबल है एंड सिलेक्टिव ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। देन हमने स्ट्रक्चर पढ़ा एंड देन the functions. Now we will see how the plasma membrane does the selective transport. So what is the mechanism through which a plasma membrane does the selective transport of different material, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो now we will see the mechanism of
transport of different material through the plasma membrane. Okay, so now we will see what are the mechanism of transport of different material through the plasma membrane. ठीक है, तो यहाँ जो मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं ये जनरल मैकेनिज्म है, ठीक है. डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हम पढ़ने वाले हैं जो कि सभी जगह काम करती हैं, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर भी काम करती है. तो दीज आर द टू मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट. सबसे पहले है डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन मतलब सिंपल सा इसका मतलब है फैलना, ठीक है. तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, different material from the higher concentration or higher diffusion pressure to the lower concentration or lower diffusion pressure is called as diffusion. ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है? किसी भी मटेरियल का, ठीक है, किसी भी मटेरियल का ठीक है, सो किसी भी मटेरियल का passive transport, ठीक है, that word is important. Diffusion is the passive transport of material from the region of higher concentration to the region of lower concentration or from the region of higher diffusion pressure to the region of lower diffusion pressure. इसका क्या मतलब है? सिंपली डोंट बी कंफ्यूज और डोंट बी कि थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते कि एकदम से डेफिनेशन समझ में नहीं आती, लेकिन डेफिनेशन का मतलब क्या है हमें समझना जरूरी है. डेफिनेशन का मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल, ठीक है, कोई भी मटेरियल यदि कहीं पर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन में है, ठीक है, और कहीं पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, तो वो जो मटेरियल है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है. एंड वाई इट हैपन्स? इट इज ड्यू टू यूनिफॉर्मिटी ऑफ मॉलिक्यूल, यूनिफॉर्मिटी स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है. क्यों होता है ये? क्योंकि जो भी मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल्स जो है उनकी ये टेंडेंसी होती है ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिफॉर्मल स्प्रेडिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स कि वो यूनिफॉर्मल स्प्रेड होते हैं. इसका यदि हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें कि कुछ एक एक्टिविटी भी है कॉपर सल्फेट की बुक्स में, यदि कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यदि आप एक पानी में डालेंगे, ठीक है, ग्लास में पानी लेके या बीकर में पानी लेके आप उसे डालेंगे, तो पहले क्या होगा? जो क्रिस्टल है उसके आसपास का कलर ब्लू होता जाएगा. धीरे धीरे आप जब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो जो पूरा का पूरा पानी है वह ब्लू कलर का हो गया. ब्लू कलर किसका है? कॉपर सल्फेट का. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स थे वो पूरे वाटर में स्प्रेड हो गए, ठीक है. एंड यहां पर क्या होता है डिफ्यूजन में भी कि जो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स है या वो सॉल्यूशन में रहे, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन एक सॉल्यूशन में हो या एक प्रेशर हो गैस का, ठीक है. तो यदि हम सॉल्वेंट की बात करें, सॉल्यूशन की बात करें, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स. और यदि हम एक गैस की बात करें तो वो कहां से मूव करेगी? हायर डिफ्यूजन प्रेशर से. दैट मीन्स जहां पे ज्यादा प्रेशर है, ज्यादा गैस है,
वहां से वो कम गैस, जहां पे कम प्रेशर है या कम गैस है, वहां पे वो मूव करेगी। डिफ्यूजन प्रेशर, प्रेशर इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो क्या कहने का क्या मतलब है कि यदि हम किसी सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बढ़ेंगे, जैसा कि हमने देखा कि कॉपर सल्फेट। इसी प्रकार यदि हम देखें कि हम यदि सॉल्ट के क्रिस्टल वाटर में डालें तो थोड़ी देर तो वो वहीं रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद पूरे पानी में वो घुल जाते हैं। शुगर की बात करें तो वो भी इसी तरह घुलती है। तो वो क्यों घुलते हैं मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स इसीलिए घुलते हैं डिफ्यूजन की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी होती है कि वो किसी सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, ताकि सभी जगह कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल्स का एक जैसा हो। गैस के मॉलिक्यूल्स भी वही करते हैं कि वो भी यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करते हैं। यदि वो एटमॉस्फेयर में हैं किसी, तो उस एटमॉस्फेयर में उनकी ये टेंडेंसी होगी कि वो यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करेंगे, और जहाँ पे गैस का ज़्यादा प्रेशर है वहाँ से वो कम गैस के प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। इसी प्रकार यदि आप देखें कि आपके किचन में यदि गैस नॉब चालू रह गया है और गैस जो है चालू नहीं है, ठीक है, जो है लाइटन नहीं है गैस, तो क्या होगा कि थोड़ी देर में आपको घर में उसकी स्मेल आने लगेगी कि गैस की स्मेल आ रही है। क्यों आती है गैस की स्मेल? क्योंकि डिफ्यूज होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार परफ्यूम्स की स्मेल्स क्यों आती है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो है, जो वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स है परफ्यूम के, वो क्या कर रहे हैं? डिफ्यूज हो रहे हैं। तो डिफ्यूजन इज जस्ट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है, अपने आप मॉलिक्यूल्स पैसिवली स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है। तो इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द हायर रीजन या higher region of concentration or higher region of diffusion pressure to the lower region of concentration and the lower diffusion pressure, ठीक है, and it is due to the tendency of molecules to make uniformity, ठीक है, and in the solution from the increased concentration to the lower concentration, and in case of gases from the increased diffusion pressure to the decreased diffusion pressure. अब what is the significance? सेल में क्या significance है इसका, ठीक है। तो अभी जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो सेल है, सेल को किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की। तो सेल को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, तो वो कहाँ मूव कर सकती है? सेल के अंदर। सेल उसे यूटिलाइज कर सकती है एनर्जी प्रोडक्शन में, ठीक है, और वो बनाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब सेल के अंदर ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में कम है, तो वो कहाँ जाएगी? बाहर। तो इस प्रकार डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसी प्रकार गैसेस के एक्सचेंज में तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरे न्यूट्रिशंस, हार्मोन्स, इनके भी ट्रांसपोर्ट में डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सेल एंड इट्स एटमॉस्फेयर। सेल के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसमें से सेल के अंदर और सेल से एटमॉस्फेयर में जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसके लिए डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन के कारण ही वह हो पाता है। इसी प्रकार एक्सचेंज या कहें एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ गैस मटेरियल, जैसे कि बहुत सारी जो सेल की एक्टिविटीज होती है उसके फलस्वरूप सेल्स जो हैं अमोनिया फॉर्म करती हैं, सेल्स जो हैं यूरिया फॉर्म करती हैं। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं नाइट्रोजिनस मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल होते हैं सेल के लिए, और सेल को जरूरी है कि वो सेल से उन्हें बाहर निकाल दे। तो ये जो एक्सक्रीशन का काम होता है, ठीक है, जो भी सेल में, अब वो सेल जो है वो बहुत प्रकार की हो सकती है, मैंने जैसा कहा, तो बैक्टीरिया का वेस्ट मटेरियल कुछ हो सकता है, उसे वो निकालना जरूरी है, एक्सक्रीट करना, ठीक है। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे हो पाता है? डिफ्यूजन के तहत। जब वो यहाँ पर ज्यादा बढ़ जाएगा सेल में, तो सेल से वो डिफ्यूजन के कारण बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ
exchange of, not nutrition, exchange of different other material like ठीक है, लाइक फूड यदि बाहर है और सेल को चाहिए तो कैसे आ सकता है, डिफ्यूजन की तरह आ सकता है। न्यूट्रिशन या फूड कहें तो डिफ्यूजन की वजह से वो अंदर आ सकता है। ठीक, तो ये जो डिफरेंट एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है, उसके लिए डिफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो डिफ्यूजन हमने पढ़ा, ये एक मैकेनिज्म है। दूसरी मैकेनिज्म है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज मोर और लेस सिमिलर टू डिफ्यूजन, बट डोंट कंफ्यूज। यहां हमने देखा डिफ्यूजन इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, जबकि ऑस्मोसिस क्या है, इट इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर concentration to lower concentration। ठीक है, यहां पर हम डिफरेंट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जबकि यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ वाटर की। तो वाटर जो है ऑस्मोसिस कहलाता है, जब वाटर का पैसिव मूवमेंट होता है फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसी प्रकार यदि सेल में जैसा कि हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जो होता है ग्लूकोज का, जिसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, उसका एक बाय प्रोडक्ट वाटर भी है। ठीक है, तो वाटर जो है, ठीक है, वाटर कैसे, यदि वाटर ज्यादा है तो उसे बाहर निकालना जरूरी है, अदरवाइज वाटर कैन बी टॉक्सिक इवन फॉर द प्लांट सेल, जिसके लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी अपनी लीव्स के स्टोमेटा, लीव्स जो रहती हैं, लीव्स में पोर्स रहते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और इनके थ्रू जो लीव्स हैं वो एक्सक्रीशन का काम करती है, और वो इस प्रकार से वाटर, एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के थ्रू निकाल देती है। ठीक है, तो ये लीव है और लीव में ये क्या है, पोर्स हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा से ऑस्मोसिस की वजह से ही जो है एक्सेस ऑफ वाटर बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वाटर का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑस्मोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन यदि हम ह्यूमन बॉडी में बात करें, ठीक है, तो एक्सेस वाटर किसी भी सेल के लिए अच्छा नहीं है। यदि बहुत ज्यादा एक्सेस वाटर हुआ तो सेल में गेट रप्चर, ठीक है, या एडिमा कॉज कर सकता, स्वेलिंग कॉज कर सकता है यदि बहुत जो है वाटर हो। ठीक, तो वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। जरूरी है कि यदि एक्सेस हो जाए तो वाटर सेल से बाहर निकल जाए। ठीक है, या जरूरी है कि सेल में वाटर कम हो तो सेल में वाटर बाहर से एटमॉस्फेयर से आ जाए। ठीक, तो ऑस्मोसिस इज व्हाट, इट इज द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका एक एग्जाम्पल यदि हम देखें तो स्टोमेटा में, टू एक्सक्रीट वाटर फ्रॉम स्टोमेटा, स्टोमेटा से जो वाटर रिलीज होता है वह ऑस्मोसिस की वजह से ही होता है। ठीक है, उसी प्रकार इसकी एक एक्टिविटी बुक्स में दी गई है कि यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे जो वाटर है वो मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, इसको देखने के लिए थोड़ी सी, आई थिंक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी लगी मुझे कि आप जो है ब्लड जो लेकर और उसमें सॉल्यूशन आप डालेंगे, तो जो सिमिलर सॉल्यूशन का ब्लड जो सिमिलर सॉल्यूशन आप ब्लड में डालेंगे तो उसकी जो आरबीसी है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस में आप जो है सॉल्वेंट ज़्यादा रखते हैं वो में उसमें क्या होगा कि वो सेल्स रप्चर हो जाएंगी, और जिसमें आप कम रखते हैं तो वो सेल्स में पानी भर जाएगा। ये एक्टिविटी है, इट्स गुड, बट आई थिंक इट इज़ लिटिल बिट डिफिकल्ट टू परफॉर्म। तो आई थिंक एक और एक्टिविटी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ जो है रेजिन्स ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, आप उन्हें वाटर में डालिए, सुबह डालिए, शाम को देखेंगे तो इट विल सोलन अप। ठीक है, या डिफरेंट अदर जो हम दाल गलाते हैं या चावल गलाते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जो है दाल जो है वो गल के जो है थोड़ा बड़ा दाना हो जाता है,
क्यों हो जाता है? क्योंकि किशमिश में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है। जब वाटर में रखा जाएगा किशमिश को, तो क्या होगा कि किशमिश स्वोलन हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि किशमिश जो है वो स्वोल अप हो जाएगी। ठीक, तो दिस इज वन हाउ वी कैन ऑब्जर्व द ऑस्मोसिस। तो दिस इज वन वे। तो ये एक्टिविटी आप खुद परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये मैकेनिज्म हमने देखी कि किस प्रकार जो ट्रांसपोर्टेशन है वह होता है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ द डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस। ठीक है, और जैसा कि हमने कहा कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है, तो सारे मॉलिक्यूल्स, सभी जो मटेरियल्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज नहीं हो पाते, या जो है अंदर नहीं आ पाते या बाहर नहीं जा पाते। तो दिस इज कॉल्ड ए सिलेक्टिव परमेबिलिटी। सब कुछ के लिए परमेबल नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, तो these are two mechanisms which through which the plasma membrane does the transportation of different material. Although सिलेक्टिव परमेबिलिटी है, फिर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज अलाउ करती है। ठीक, तो ये हमने देखा मैकेनिज्म। अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख चुके हैं, अब हम देखेंगे साइटोप्लाज्म।